साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर अपन बात करेंगे। बात कंसेप्चुअल में, बात समझने वाली है और एक ऐसी बात जो आपको 100% ये बताने वाली है कि एसीडी केसेस में हम अपनी विनिंग को श्योर कैसे करें। साथियों जब हम छोटे थे हम स्कूल भी गए और एक चीज़ हमें काफ़ी पसंद आई, वो था मल्टीप्लिकेशन। आज मल्टीप्लिकेशन थ्योरी को हम अपने जीवन में, हम अपने बिजनेस में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है, हमेशा ही प्रॉफिट। बट मल्टीप्लिकेशन अगर नहीं हो तो ये प्रॉफिट रेशो भी इस तरह से होगा, इस तरह से नहीं होगा। अगर केस को लड़ना चाहते हो इस तरह से कि ग्राफ जो है आपका रेस करे, तो आज जो मैं थ्योरी आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको एक बार जो है आपको फॉलोअप करना है। अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे एफिशिएंट और जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रह जाओगे। एक छोटी सी बात समझना, क्रिकेट का मैच है और दो टीमें प्ले कर रही है, मान लो जी ए और बी। दोनों ही इनिशियल लेवल पर 0 पर है, पर दोनों ही अच्छा प्ले कर रही है, दोनों ही स्ट्राइक भी कर रही है और अल्टीमेटली एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। प्रयास दोनों नहीं करें, पर ऐसी क्या कमी रही कि बी हार गया और ए जो है जीत गया। तो वैसी ही कमियां हमारे केस में ना रहे। ऐसे फैक्टर्स जिसको हम अवॉइड करते हुए केस को लड़ते हैं, अगर उन पर हम ध्यान देकर हम केस को लड़ेंगे तो डेफिनेटली जो हमारा रिजल्ट 0% है वो 100% में कन्वर्ट होने में देरी नहीं लगेगी। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे, पर जब उन्होंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरी पर वर्क करना शुरू किया, दे गेट अ प्रॉफिट 100%। पर जिनके पास बहुत कुछ था उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अल्टीमेटली फेलियर हुआ और जो रिजल्ट 100% था वो हो गया 0%। तो आज आपको यह तय करना है कि चाहे आपका एसीडी मैटर हो, चाहे आपका मैट्रिमोनियल मैटर हो, हमें करना क्या है, किस तरह से हम अपने केस को जो है जीत सकते हैं, किस तरह से हम आज बताए गए प्रिंसिपल को अपने केसेस में उतार सकते हैं। पर आज मैं जोर देने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ एंटी करप्शन केसेस के ऊपर। मैट्रिमोनियल पर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि एफिशिएंटली आपको उसके जो प्रो एंड कॉन्स हैं उसको मैं समझा सकूं। साथियों एसीडी मैटर में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस केस को बड़ा समझकर आप लड़ते हो। एक छोटी सी बात समझ लो कि हाथी विशालकाय है पर काटता नहीं है। हाथी विशालकाय है पर काटता नहीं है, और इसके विपरीत मच्छर बहुत छोटा है पर जब काटता है तो मलेरिया डेंगू सब कर डालता है। क्लियर है पॉइंट ये। तो हमें हमारे केस में से उन मच्छरों को ढूंढना है या उन टाइनी पार्टिकल्स को ढूंढना है जो हमें मैक्सिमम डैमेज कॉज करते हैं, जिनको हम एंड तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली हमारा जो बढ़िया केस है जिसमें हमारे पास एक बढ़िया डिफेंस है होने के बावजूद भी हम लोग हार जाते हैं। साथियों एक बात समझो कि चार्जशीट जिसको हम यूजुअली अवॉइड करते हैं और अवॉइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक ही चीज़ बताई गई कि भाई आप अपने केस पे ध्यान दो, आप अपने केस के एविडेंस पे ध्यान दो, पर चार्जशीट में भी छुपे हुए 26 ऐसे मच्छर हैं जिनको हम देख ही नहीं पाते और अल्टीमेटली वो आपके केस को जो है डैमेज करते हैं लाइक अ मच्छर, और आपके पास रिजल्ट जो है वो 0 हो जाते हैं। साथियों लाइफ में एक चीज़ नोट कर लेना कि कितना पढ़े महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे पढ़े ये महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए लॉर्ड शिवा को कार्तिकेय ने भी संतुष्ट किया, लॉर्ड शिवा को लॉर्ड गणेश ने भी संतुष्ट किया, पर प्रॉब्लम क्या हुई कि कार्तिकेय ने उनको संतुष्ट करने के लिए पूरे ब्रह्मांड का रास्ता अपनाया और एंड में रिजल्ट क्या आया 0%। और वहीं गणेश जी ने केवल और केवल अपने माता पिता के चक्कर काटे और उनको सेटिस्फाई किया, रिजल्ट क्या आया 100%। तो लंबा चक्कर काट के 0% लेके आना चाहते हो या छोटा चक्कर काट के 100% लेके आना चाहते हो, ये डिपेंड है अब आपके ऊपर क्या करना है। तो अपने को होपलेस नहीं होना है, अभी भी बहुत कुछ है केस में। अगर हम आगे बढ़ भी गए तो वहाँ से थोड़ा सा पीछे आकर या अभी इंसेप्शन पे है तो वहीं से हम अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। क्रिकेट मैच देखते हो, कई बार होता है कि 0 रन 3 विकेट उड़ गए, उसके बाद टीम को जो है स्टेबिलिटी मिलती है, अच्छा प्लेयर खेलता है और उसके बाद टीम को वो अच्छा खिलाते हुए टूवर्ड्स विनिंग जो है लेकर जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में बहुत अच्छा खेल रहे हैं और आखिरी में विकेट गिरते गए और आखिरी में केस जो है हार गए। तो प्राइमरी की क्या है कि हमें ध्यान देना है चार्जशीट के ऊपर।
अब इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले आपको एक कॉपी और एक पेन हमेशा लेकर रखना है ताकि जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर सको। कुछ बातें ब्लैक बोर्ड पर हो सकता है आपको नहीं भी दिखे, क्योंकि स्क्रीन का जो है कई बार कट हो जाता है, कई प्रॉब्लम आ जाती है, तो घबराने का नहीं है। जो बातें बता रहा हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख के रखूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत जो है वहाँ पर नहीं है। अगर ब्लैक बोर्ड पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड कट रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप देख सकते हो। क्लियर है? तो लाओ भाई कॉपी, बैठा हूँ मैं, फटाफट लियो जल्दी से, वीडियो को पॉज कर दो यहीं पर, कॉपी लियो और एक पेन लियो, ताकि अपन जब आगे पढ़ाना शुरू करेंगे तो आपके लिए काफ़ी एफिशिएंट हो और उसका हम एक फ़ायदा जो है उठा सकें। चलो, मेरे हिसाब से कॉपी इस आपकी आ गई होंगी, क्योंकि वीडियो को जो है अपन ने पॉज कर रखा था इस स्टेज के ऊपर। अब छोटी सी बात समझो कि चार्जशीट में करना क्या है अपने को और हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे। साथियों, एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो कि मल्टीप्लिकेशन का ही पार्ट है। छोटा पार्टिकल अगर जब मल्टीप्लाई करेगा तो कई गुना एनर्जी जो है जनरेट कर देगा। तो चार्जशीट में भी 26 ऐसे एलिमेंट हैं, 26 ऐसे पार्टिकल हैं जिन पर अगर हमने जोर दे लिया और एक प्रॉपर रिव्यू हमने चार्जशीट का कर लिया तो हमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं आनी है हमारे पूरे केस में। इवन आपको किसी काउंसिल को भी कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है इस स्टेज पे। आप अपने आप ही इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने केस को रिव्यू कर सकते हो। आज जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं शॉर्ट के अंदर, और जब अगली वीडियोस मेरी आएंगी उनमें बात करूँगा इनको लॉन्ग थेरेपी में कि हमें करना क्या क्या है अगर ये चीज़ें हमें दिखाई देंगी तो। साथियों, छोटी सी बात समझना, प्राइमरी जो हिस्सा होता है चार्जशीट का वो होता है रिपोर्ट, क्योंकि चार्जशीट जो है एक तरीके से आपकी मार्कशीट है। इसमें हर एक पॉइंट को लेकर उसका एक स्मॉल एनालिसिस किया होता है और स्मॉल एनालिसिस को ही हम भूल जाते हैं और अल्टीमेटली हम डिफिट खा जाते हैं। वही बात है कि मच्छर काटता है हाथी नहीं काटता, तो आप हाथी को देख रहे हो, आप एसीडी को देख रहे हो, आप इन बारीक 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 मच्छरों को देखो ताकि समस्या जो है अपने को किसी भी रूप में कोर्ट में नहीं आए। तो पहला पार्ट क्या है? रिपोर्ट। दूसरा पार्ट है वेरिफिकेशन, सत्यापन। तीसरा पार्ट है प्री ट्रैक प्रोसीडिंग। चौथा पार्ट है वॉइस रिकॉर्डर। पांचवा पार्ट है करेंसी नोट्स पे फिनोक्सिलिन पाउडर को लगाना। नंबर 6 एक्सप्लेनेशन, इसको मैं और स्पष्ट कर देता हूं, थ्योरीज। इसमें क्या होता है, एक छोटी सी बात में समझ लो कि नई तरह की थ्योरीज है कि जो जो कार्रवाइयाँ एंटी करप्शन कर रही है उनका क्या क्या स्पष्टीकरण उनके पास अवेलेबल है, इसको भी अपने को चेकआउट करना पड़ेगा फर्दर जाके। अगर वो स्पष्टीकरण प्रॉपर इनके पास में नहीं है तो अल्टीमेटली ये चार्जशीट जो है आपकी फेल होने वाली है। उदाहरण के लिए अपन एक छोटी सी बात समझ लेते हैं इसी स्टेज पे। मैंने कई केसों में देखा है कि मौके पर ही रिकॉर्डिंग कर ली, मौके पर ही ट्रांसक्रिप्ट तैयार कर ली, मौके पर ही सारे कार्रवाइयाँ कर ली और सारी कार्रवाइयाँ मोटा मोटा 15 से 20 मिनट में हो जाती हैं एसीडी के हिसाब से, जो कि संभव ही नहीं है। तो कहने की बात यह है कि अगर इन चीज़ों का प्रॉपर स्पष्टीकरण एसीडी के पास में नहीं है तो वहाँ पर इस बिंदु को लेकर आप जब आप जिरे करोगे तो आपके विनिंग के चांसेस कितने बढ़ जाएंगे ये आप खुद देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, पोस्ट ट्रैप प्रोसीडिंग्स। नंबर 8 एक्सप्लेनेशन ऑफ द अक्यूज्ड। इस पर ये जोर नहीं देते हैं, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है नियम 47 सीबीसी की लाइट में। पॉइंट नंबर 9 रिकवरी ऑफ नोट्स। नंबर 10 डिमांड। नंबर 11 अगर अपन देखें, ये तो मोटी मोटी बातें आ गई, रिपोर्ट है, वेरिफिकेशन है, प्री ट्रैप है, वॉइस रिकॉर्डर है। करेंसी नोट्स पर फिनोक्सिलिन कैसे अप्लाई किया गया? यूजुअली क्या करते हैं लोग, हाथ से लगा लेते हैं, जबकि उनको लगाना है ब्रश से। मैं कई मैनुअल्स जो है बताऊंगा आपको आगे जाके। फिर है स्पष्टीकरण, जो एसिड का क्या है फाइल के ऊपर, जिसको हम कहेंगे एक्सप्लेनेशन थ्योरीज। फिर है पोस्ट ट्रैप। फिर है अक्यूज का स्पष्टीकरण, जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है आज के टाइम का। प्रिंसिपल क्या है 47 सीबीसी के अंदर, रिकवरी ऑफ नोट, नोट की रिकवरी कैसे हो रही है। इसके बाद है डिमांड थ्योरी। इसके बाद है मौके का प्राइमरी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं फिनोक्सिलिन टेस्ट। इसको इंस्टेंटली करना चाहिए, अगर इंस्टेंटली नहीं कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी घातक स्थितियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पेंडेंसी ऑफ वर्क, कि काम का पेंडिंग होना। नंबर 13 पे है फॉल्स इम्प्लीकेशन,
कंसेप्ट ये गायब करते हैं कई बार चार्टशीट से, इसको भी देखना है आपको, गायब तो नहीं कर दिया। फिर है टीएलओ वर्किंग कि टीएलओ ने कैसे वर्क किया। नंबर 15 पे है एफएसएल की पोजीशन। फिर एफएसएल रिपोर्ट जो आई उस पर क्या क्या वर्कआउट जो है करके भेजा। कई बार तो ये होता है कि जो प्रोसीजर लिया गया एफएसएल करने का वो तक मेथड्स डिस्कस नहीं होते और सिंपल मैनर में ये रिपोर्टें दे दी जाती हैं, उसको भी आपको देखना है। नंबर 17 पर है मालखाना जिसको हम स्टोर कहते हैं, इसको समझ लें मोटा मोटा। 18 नंबर पे है सील्स जिसके द्वारा मौके पर चीज़ों को सील किया जाता है। नंबर 19 पर है आर्टिकल्स जो मौके पर लाए जाते हैं, जैसे मान लो कि शीशियों में वो सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वो शीशियाँ कहाँ से आई। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, मतलब बातें वो छोटी छोटी हैं पर ध्यान देते नहीं है, इसलिए केस को हम हार जाते हैं। जब आप क्वेश्चन पूछोगे समस्या आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखनी है कि जो ये सीढ़ियाँ बनती हैं जिसके माध्यम से ये कहते हैं कि साहब इसमें हमने आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया या इसको ट्रांसफ़र कर दिया, वो कैसे बनी, कब बनी, उसका प्रोटोकॉल क्या है, वो भी हमें देखना होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा फंडामेंटल है ट्रांसक्रिप्ट 21 नंबर पे। 22 नंबर पे आता है 65 भी, इसकी ओर लेके क्या स्थितियाँ हैं। नंबर 3 इंडिपेंडेंट, नंबर 23 इंडिपेंडेंट विटनेस। नंबर 24 कॉलिंग्स कि जब जब वकीलों को बुलाया गया कि इनकी कॉलिंग किस किस तरह से हुई और उसको लेकर एविडेंसेस फाइल पर क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट कि इनके स्टेटमेंट जो है कब रिकॉर्ड किए गए और उसमें कितनी देरी हुई। एक मैं आपको अथॉरिटी बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट की 2016 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर पेज 1131। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट हैज़ क्लेरिफाइड दैट कि अगर विटनेस मौके पर था तो आपने इसके स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड करे। और सबसे आखिरी में है चार्जशीट का एवोल्यूशन। इन सब बातों को लेकर होता है रिव्यू। एक्चुअली एक बेसिक नया कंसेप्ट है। जब भी कोई क्लाइंट मेरे पास में आता तो मैं बेसिकली उससे पूछता हूँ कि आपका रिव्यू क्या, आपका मैपिंग क्या है। ये उस तरह से होती है कि जैसे आप कोई एग्जाम लड़ रहे हो तो उसका एक ट्रायल होता है, एक मॉकिंग होती है, उससे अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं कि हमें क्या करना है। अगर आपका नक्शा ही तैयार नहीं है और इन बिंदुओं पर डिस्कस करते हुए वर्कआउट ही नहीं किया गया है तो आप कोर्ट में जाकर कैसे ये कह सकते हो कि मैं इस केस को जीतूंगा। तो कुल मिला के इन पॉइंट्स में आपको वर्कआउट करना है, इन पॉइंट्स में आपको नोट्स तैयार करने हैं, कैसे करने हैं मैं सिखाऊंगा इसको आपको, पर इन पॉइंट्स को लेकर आपको आगे बढ़ना है। तो कहना कितना आसान। तो कुल मिला के अब ना तो आपको हाथी काटेगा और ना ही चींटी काटेगी और ना ही मच्छर काटेगा। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर रहें, जिंदगी में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, केवल और केवल डिपेंड है सारा कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो कुल मिला के आपको इन बिंदुओं को ध्यान में रखना है और इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, तो ही हम केस को जीत पाएंगे, अदरवाइज हम केस को हार जाएंगे। और आखिरी में एक बात कह दूँ कि सिंपैथी किसी को नहीं है आपके साथ में। आप सोचो कि एक वो आया था ना ऐड जलेबी वाला कि बच्चा था घर छोड़ के जा रहा था, उसके दादू आ गए कि बेटा घर छोड़ के क्यों जा रहे हो, तो बोलता है सब मुझसे नाराज़ है मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। तो कहता है बेटा मम्मी ने जलेबी बनाई है, तो बच्चा जो है घर की तरफ भागता है। तो यहाँ ना तो आपको जलेबी मिल रही है ना लड्डू मिल रहे हैं, अगर सजा हो गई तो जेल जाओगे, नौकरी और जाएगी। तो कुल मिला के अगर वर्कआउट प्रॉपर कर लोगे और इन 26 आक्रमणकारी चीज़ों को भेज दोगे तो वहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। लिख लेना 100% जीत निश्चित है। तो मैंने आपको वो रूट सेट कर दिया या वो रूट मैंने आपका सेट करने जा रहा हूँ कि जहाँ पर हमें कम ट्रैवल करते हुए जीत मिलेगी 100%। इतना लंबा ट्रैवल हमें नहीं करना है ताकि हम 0% पे ना करके सीधा आए 100% के ऊपर। तो हुआ ना कितना आसान। तो ये फैक्टर क्या होते हैं कि हम अवॉइड करते हैं, ये फैक्टर जब कोड में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2600 गुना हो जाते हैं। तो इतना बड़ा डैमेज अपना क्यों करना। बहुत सिंपल सी बात है, वर्कआउट करना है और आगे बढ़ना है। तो साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ समझ में आया तो इसे लाइक और शेयर कर देना। साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।